हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं करवाने वाला हूं बिजनेस स्टडी के वो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। केस स्टडी को कैसे पढ़ना है मैं वो समझाऊंगा और सारे चैप्टर हम मिक्सअप करने वाले हैं। सबसे पहला ये वाइट पेज क्यों लगा रखा है कि यार ये सॉल्व है, और पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा, फिर हम चेक करेंगे कि भैया आपने आंसर सही दिया है या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और जहां पर आप अगर डायरेक्ट दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए आपने एक बार किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने कहा हाँ मैंने भी प्यार किया है। चलिए पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास कंपनी में कितनी जॉब चाहिए और ऑलरेडी हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद जो जॉब निकाली जाती है वो हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस का काम होता है। डिफाइन सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जॉब निकालते हैं, तो जॉब निकालने के बाद हमारे पास वैकेंसीज आती हैं, लोग अपनी अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, उनमें से सही कैंडिडेट को सही समय पर सही जॉब पोजीशन के साथ सही क्वालिफिकेशन के साथ सिलेक्ट करना वो हमारा सिलेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक केस स्टडी है आपके सामने जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको कोई भी केस स्टडी आपको शुरू से नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी एंड से। एंड क्या कह रहा है, स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच द कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। यानी कि यहां पर मैनेजमेंट के किसी प्रिंसिपल की बात हो रही है, और इतना पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली पहुंच गए किस चैप्टर पर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर पर। अब हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं। Appliances India Limited is engaged in manufacturing and distribution of home appliances since 1987। जो Appliances India Limited है वो मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है होम अप्लायंसेस 1987 से। उनका अच्छा खासा नाम है मार्केट में, और कंपनी अच्छी क्वालिटी के अप्लायंसेस भी प्रोड्यूस कर रही है। उनका अलग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस का अलग है, सेल्स का अलग है, सर्विसेज मेंटेनेंस का अलग है, सारी चीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। Since the area of operation of the company have increased and customer have become more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the changing requirement of the environment। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है, कंपनी चाहती है कि वो भी अपने अपने काम को बढ़ा दे, ताकि कस्टमर जो हमारा मोर डिमांड है उसी हिसाब से हम काम को बांट सकें। मोस्टली बच्चों को ये केस स्टडी नहीं समझ में आएगी। देखिए यहां पर एक चीज देखिए, मेंटेनेंस सर्विस एंड टेक्निकल सर्विस टू अचीव स्पेशलाइजेशन। जब भी हम काम को सही से बांटते हैं लोगों में तो उससे क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है। तो यहां पर मैनेजमेंट के किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, मैं जानता हूं आपके मुंह पर वो नाम आ चुका है जिसका नाम है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसका आंसर क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। फिर आपसे पूछा गया है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटी है प्राइस डिस्कवरी की, वो कैसे होती है। तो जो किस चीज़ की प्राइस क्या है, वो मार्केट की जो डिमांड और फोर्सेस होती हैं वो तय करती हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब फोर्थ वाला देखिए, बीरू नंदन चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनी फाउंडेड बिरजू यूनिवर्सिटी। अब ये जो बीरू नंदन चेयरमैन है ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है बीरू यूनिवर्सिटी। किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए जो कि कोर्स बनाते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द ललित पावर हैड अ फ्यू वैकेंसी रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। अब उनकी कंपनी में कुछ वैकेंसी है, अब साइबर सिक्योरिटी की वहाँ पे जॉब खाली है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है कंपनी का, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिक्रूट करते हैं फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट बिरजू यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये देखो ये है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और ये जो तरीका अपनाया जा रहा है वो है हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट वाला। उसके बाद फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आपसे कह रहा है वर्षा जैन आफ्टर कंप्लीटिंग हर फैशन डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने प्लान किया कि भाई डिजाइनर क्लॉथिंग वेंचर में हम जाते हैं। शी हैड टू एड्रेस इशू जैसे कि कस्टमर्स को टारगेट करना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज़ किया जाएगा, प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। यहाँ पर किस टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है, देखो इनको यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बना रही है कि अपने प्लान को कैसे प्रोसेस करना है, कहाँ तक पहुँचना है, इस तरीके से वो बात हो रही है। चलिए और तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये आपका 9th वाला काफ़ी अच्छा केस स्टडी लग रही है। ये देखिए
देखिए, JTM launched Buddyline, an exercise book on comprehensive stationery brand name comprising of ball pen, gel pen and geometry box. After identifying the target market, उन्होंने समझा कि कस्टमर की नीड क्या है और वांट क्या है. ऑल देयर प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी के हैं और इको फ्रेंडली हैं लेकिन एक्सपेंसिव है. दे वॉन्टेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम डेट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर. अपने कॉम्पिटिटर से वो अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना चाहते हैं. दे स्पेंड लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड मनी इन क्रिएटिंग द ब्रांड नेम. काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैसा और समय दोनों ही खर्च किया, मतलब कि किस पर, कंपनी का ब्रांड नेम डिसाइड करने पर. उन्होंने एक अवेयरनेस भी क्रिएट करी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर. एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. अब उनको जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा या नहीं होगा इसके बारे में वो अवेयर नहीं है अभी. द एफर्ट पेड ऑफ एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्टिंग ग्रो. उन्होंने जो एफर्ट्स किया था उसका उन्हें नतीजा दिखने लगा, उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो बढ़ने लगी. कस्टमर को ब्रांड पसंद आया और वो उसके हैबिचुअल हो गए. दे डिड नॉट माइंड पेइंग ए हायर प्राइस. कस्टमर को ज़्यादा प्राइस देने से कोई भी दिक्कत अब नहीं थी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका जो स्टेटस था सिंबल टू बाय बडीलाइन वो एक ब्रांड बन गया क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से. द कंज्यूमर्स फेल्ड प्राइड इन यूजिंग देम. अब कंज्यूमर को प्राइड फील हो रहा है उसको यूज करने में. अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कौन सी यूज हो रही है. देखिए, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं क्वालिटी और इको फ्रेंडली ताकि सोसाइटी में किसी को दिक्कत ना हो. तो यहां पर कौन सी बात हो रही है, सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी की बात हो रही है. फिर आपको उसी के बारे में बताना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 10th नंबर, मीता जी. मीता जी हैज सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस बीकानेर जिसका नाम है स्मार्ट फ्लेवर्स. या आइसक्रीम के फ्लेवर्स की बात हो रही, कुछ और मत समझिएगा. हर आइसक्रीम आर डिलीशियस. शी मेक्स आइसक्रीम फ्रॉम फ्रेश मिल्क एंड द सेम आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स. ओके, उनकी आइसक्रीम्स अच्छी हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स में हैं और मार्केट में वो अवेलेबल हैं. She sets viable business objective and work with the same in mind in order to ensure that the customer will come back for purchasing. काफ़ी ध्यान से काम कर रहे थे वो वहाँ पर ताकि उनका जो कंज्यूमर है वो वापस आके उसको खरीदे. Having the first mover advantage, her business was doing well. To earn higher profit, she started cutting cost. फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा था उन्हें, यानी कि किसी भी चीज़ का फ़ायदे उठाने पर पहला इंसान, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने वाला पहला इंसान बन गए थे वो. और हायर प्रॉफिट को लेने के लिए उन्होंने अपनी कॉस्ट को कम करने लगे. ज़्यादा उनका खर्चा ना हो लेकिन उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो. दिस वुड समटाइम लीड टू डिले इन डिलीवरी, जिसकी वजह से डिलीवरी देने में उनको टाइम लग रहा था और डिले हो रही थी डिलीवरी. एंड द आइसक्रीम वॉज नॉट रीचिंग द मार्केट इन टाइम. और समय पर आइसक्रीम समय पर नहीं पहुंच रही थी. अब आप यहीं रुक जाइए और मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए आप आंसर बता देंगे. आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट के किस कंसेप्ट को इग्नोर किया है. यहाँ पर कॉस्ट और इफेक्टिवनेस दोनों को ही इग्नोर किया जा रहा है. इफेक्टिव का मतलब होता है कि काम को समय पर कंप्लीट करना और एफिशिएंसी का मतलब कुछ वेस्ट नहीं करना. तो इफेक्टिवनेस, आप काम को टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14. महिंद्रा एग्रो लिमिटेड ने स्टार्ट किया है अपना एक न्यू वेंचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल और केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल. ओके, दे कंडक्टेड, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है ये जानने का उन्होंने सोचा. दे फाउंड दैट द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर वर कंसर्न अबाउट द हार्मफुल केमिकल बीइंग यूज्ड इन ग्रोइंग द वेजिटेबल. उन्होंने देखा कि 90% जो कस्टमर्स हैं वो इसलिए परेशान है कि जो हार्मफुल केमिकल यूज होता है सब्जी को बनाने में, ग्रो करने में, उससे नुकसान नहीं हो. They found that 90% of the household were searching for its alternative. 90% लोग उसके अल्टरनेटिव को तलाश कर रहे हैं. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetable by the farmer. कंपनी ने कॉन्टैक्ट किया ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से ताकि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं. They decide to train the farmers in new technology to grow chemical free vegetable according to new innovative method. अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पे कुछ डायमेंशंस की बात हो रही है. यहां पर पहली बार नई तकनीक की बात हो रही है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, प्लस सोसाइटी के साथ कुछ अच्छा हो. सोसाइटी के लोग क्या चाह रहे हैं, यानी कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट. 15 देखते हैं. 15 आपसे क्या कह रहा है. मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर. ओके, जो मेगा लिमिटेड है हर साल एक एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम हेल्ड करती हैं इन द मंथ ऑफ मार्च.
इन विच जो हमारे टॉप मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं वो प्लान बनाते हैं अगली साल के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि प्लानिंग की बात हो रही है। बाय एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करने के बाद, एज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्स आर चेक्ड यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेशन। जो भी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है वो सारे साइंटिफिक चीज़ों को मेजर करने के बाद किया जाता है। डिटेल प्लान आर प्रिपेयर आफ्टर डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट। ओके, डिटेल में प्लान लिया जाता है प्रोफेशनल एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आर ऑल्सो अंडरटेकन, ताकि मालूम पड़े कि हमारा जो प्लान है वो कैसा काम कर रहा है। सिंस ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है तो इसमें हमारी इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट अच्छा होना चाहिए। यूजली रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान। मिडिल लेवल मैनेजर आर नेदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान नॉट दे परमिट टू एक्ट देयर ओन। जो भी हमारे टॉप लेवल के लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि प्लानिंग की किसी भी दो लिमिटेशन की बात करिए जो यहां पर बात हो रही है, और किसी भी दो फीचर की। तो प्लानिंग का मतलब क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे प्लानिंग से एक तो रिड्यूस होती है क्रिएटिविटी और उसमें खर्चा होता है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपर्ट जब सोचते हैं तो वो उसके लिए पैसा हाई चार्ज करते हैं। और फीचर क्या है, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, और प्लानिंग किसके लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है, यानी प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक है। देखिए किसी भी केस स्टडी को आपको शुरू से नहीं पढ़ना है, आपको कहां से पढ़ना है, यहां से। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट विच इज वायलेटेड इन द अबव केस। आपको मालूम पड़ गया कि हमें क्वेश्चन में किसी जो हमारे कंज्यूमर्स के पास राइट होते हैं उसके बारे में बात करी जा रही है। चलिए पढ़ते हैं। श्वेता वेंट टू अ रेप्यूटेड ब्यूटी सैलून टू हाईलाइट हेयर कर। श्वेता जी हैं भाई, ब्यूटी पार्लर में गई अपने हेयर को हाईलाइट करवाने के लिए, और शी वाज टोल्ड बाय द ब्यूटिशियन दैट इफ शी एग्रीज टू द पैकेज ऑफ 5000 देन शी विल गेट 2 हेयर स्पास वर्थ 1200 ईच फ्री। मतलब कि जो ब्यूटिशियंस हैं उन्होंने कहा कि अगर आप 5 हेयर वाला पैकेज लेते हो तो उसमें हेयर स्पा है जिसकी कीमत 1200 है ईच, वो फ्री मिलेगा। श्वेता इस ऑफर के लिए एग्रीड हो गई। While highlighting the hair, the beautician spilled chemicals on Shweta's face and it went inside her left eye. Shweta was in pain. When she went to the doctor, she was diagnosed with cornea inflammation. Later, she gave a legal notice to the beautician accusing her of lack of expertise. भाई अब जब ब्यूटिशियंस अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने श्वेता के फेस पर एक केमिकल का इस्तेमाल किया जो उनकी आंख में चला गया, जिसकी वजह से उनको पेन हुआ और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। यानी कि यहां पर उसको जो राइट मिलना था वो है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर जब भी किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है और आप अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो उससे कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लेन कैन बी मेड इन द स्टेट कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स। जो हमारा स्टेट कमीशन होता है वहां पर उन केस को भरा जाता है जहां पे किसी भी गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से कम होती है, यानी इसका आंसर होगा। थर्ड है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ कंज्यूमर अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इनमें से कौन लोग कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। अ पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर अ कंसीडरेशन विच हैज बीन पेड, ये माना जाएगा। A person who avails of any service for a consideration which has been promised, ये भी माना जाएगा। A person who avails service for commercial purpose, रीसेल करने के पर्पज से लिया है या कॉमर्शियल पर्पज से लिया है तो वो हमारा कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा सी। फोर्थ आपसे कह रहा है, आरुषि परचेज अ पैक ऑफ बिस्किट्स, व्हेन शी ओपन इट she felt the biscuit were stale. She carefully read the label on the pack of biscuit which mentions, if you are not satisfied with the product quality, write to our customer care cell at Belfoot, Jandhar, Punjab. The biscuit company has set up its own consumer service and grievance। यानी कि आरुषि ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और बिस्किट का पैकेट खरीदने के बाद उसने देखा कि वो बिस्किट खराब है। पीछे मेंशन भी था कि अगर आप हमारी क्वालिटी से आप नाखुश हैं तो आप यहाँ पर हम पर कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के बोलने के लिए, कंज्यूमर के बताने के लिए उन्होंने ऑटोमेटिकली कस्टमर हेल्प सेंटर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर राइट टू बी हियर्ड, कंज्यूमर को कहने का, बोलने का अधिकार है। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, asserting oneself to ensure that one gets fairly is the right of consumer, नहीं, ये ट्रू नहीं है. ISI is the quality certification marks used in case of food product, नहीं, food product में नहीं करा जाता. Legal framework in India requires the manufacturer to provide the information such as ingredient, ये भी नहीं है. Complaint can be made to a district commission when the value of goods and services does not, हाँ, ये सही है. इसके ऊपर अभी हमने क्वेश्चन बात भी करी थी. डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से कम का केस करा जाता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ रिलीफ्स टू कंज्यूमर, द राइट विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस. भाई जो कंज्यूमर का राइट होता है उन्हें कुछ रेमेडीज भी अवेलेबल होती हैं. वो रेमेडीज का मतलब है राइट टू सीक रिड्रेसल. ऐसे गुड्स जो हैजार्डस होते हैं, उनकी लाइफ के लिए उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो रिलेट करता है हमारा राइट टू सेफ्टी से. चलिए अब थोड़ा बड़ी केस स्टडी तरफ चलते हैं. यहाँ पे हाँ एक चीज और, अगर आपको ये PDF चाहिए हो, इसमें आपके नोट्स भी हैं और नोट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी हैं सारे. प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हैं. चलिए अब वेरी शॉर्ट आंसर में देखेंगे. वेरी शॉर्ट में आपको ये रखा है शीला. शीला की जवानी वाला नहीं है ये, शीला, ठीक है. यहाँ पे आपसे पूछ रहा है शीला went to a free eye camp and got her eyes operated on for operated. अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि शीला एक फ्री आई कैंप में गई थी और उसके बाद उनकी आईज जो है उनमें दिक्कत आ गई, सर्जरी प्रॉपरली नहीं हुई. अब उनकी वजह से उनका जो विजन था देखने का, जो जिससे देखते हैं, वो अब नहीं देख पा रहे. अब आपसे पूछा कि वो कंप्लेंट कहाँ पर कर सकते हैं. अब इसका आंसर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कर सकते हो और नन ऑफ दीज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है कि कितने का नुकसान हुआ है, ठीक है ना. और जो कैंपेन था वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट था. सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इनमें से कौन से लोग हमारे जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस फाइल नहीं कर सकते. कंज्यूमर कर सकता है भाई, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लीगल हायर ऑफ डिसीज कंज्यूमर कर सकता है, पर्सन हु ऑब्टेन द गुड्स विद नो कंसीडरेशन. भाई आपने बदले में कुछ नहीं दिया, फिर आपने गुड्स लिया है तो आप नहीं कर सकते हैं. तो फिर और चलते हैं हम थोड़े केस स्टडी की तरफ. ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आ गए हमारे बढ़िया से. चलिए देखते हैं. यहाँ पर सुमन जी हैं, जी हैं. अब सुमन जी क्या कह रही हैं देखते हैं. सुमन जी की बात सुनेंगे. सुमन वांटेड टू परचेज अ सैंडविच टोस्टर, ठीक है. शी चेक अबाउट द वेरियस सैंडविच टोस्टर अवेलेबल ऑनलाइन एंड कंपेयर द प्राइस सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कुड बी मेड. अब सुमन जी हैं वो सैंडविच टोस्टर खरीदना चाह रही हैं और ऑनलाइन उन्होंने काफी ज्यादा सर्च करा, सब प्राइस को देखने के बाद सही चीज सिलेक्ट करना चाह रही हैं. देन शी वेंट टू बी अ नियर बाय मार्केट टू बाय द सैंडविच टोस्टर. उसके बाद जो आसपास के जो मार्केट थे वहां पे वो चली गई. बीइंग एन इन्फॉर्म कस्टमर शी लुक फॉर द करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मार्क. भाई किस गुड्स पर क्या मार्क होना चाहिए वो उसकी पहचान कर रही हैं. शॉपकीपर शो हर डिफरेंट टोस्टर बट वाज क्वेटिंग अ हायर प्राइस देन द प्राइस शी हैड चेक्ड ऑनलाइन. शॉपकीपर ने उन्हें टोस्टर दिखाया लेकिन उस पर जो कीमत थी वो ज्यादा थी, ऑनलाइन जो वो देख के आए थे वो कम था. नेगोशिएशन करने के बाद शी गॉट एबल टू ब्रिंग द प्राइस डाउन. उन्होंने नापतोल किया, नेगोशिएशन किया उसके साथ, ठीक है ना, पैसे कम करवाए उसके. एज अ रीजनेबल कंज्यूमर शी आस्क्ड फॉर अ कैश मेमो अगेंस्ट द अमाउंट पेड फॉर द प्रोडक्ट एंड टुक द टोस्टर होम. अब उन्होंने उसे खरीदा, खरीदने के बाद उसका बिल लिया. ऑन ओपनिंग द पैकेज शी फाउंड एन इंस्ट्रक्शन बुकलेट विच रीड केयरफुली. जैसे ही उन्होंने ओपन किया उसको तो उन पर कुछ इंस्ट्रक्शन बुकलेट थी, वो उन्होंने केयरफुली पढ़ी. Then she followed all the instructions step by step and made a nice toasted paneer sandwich for her family. Then उसके बाद उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन पढ़ा और फिर उन्होंने बढ़िया सा टोस्टेड पनीर सैंडविच बनाया फैमिली के लिए. अब आपको दे रखा है ए कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी विच हैव बीन डिस्चार्ज बाय सुमन बिसाइड आस्किंग फॉर कैश मेमो. अब इसमें आपको बताना है कि कैश मेमो के अलावा भी और कौन कौन सी कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई है. देखिए शी वाज अवेयर थी वो गुड्स एंड सर्विस जो कि मार्केट में अवेलेबल है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होना चाहिए वो उन्होंने खरीदा, रिस्क के बारे में उन्होंने जाना और उन्होंने एक फेयर डील करी. एक्सप्लेन द टू राइट्स बीइंग डिस्कस इन द अबव केस. देखिए यहाँ पे वो अपनी पसंद से चूज कर रही हैं तो उनके पास राइट टू चूज है. उसके बाद उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, राइट टू बी इन्फॉर्म और राइट टू बी सेफ्टी. वैसे 3 दिख रहे हैं, आप कोई भी 2 यहाँ पर लिख सकते हैं.
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है राइट टू बी हियर्ड का मतलब क्या है, कि अगर कोई कंज्यूमर अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता है, बोलना चाहता है, कंप्लेन करना चाहता है, तो वो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कंपनी के लिए। राइट टू सेफ्टी वही जो हैजार्डियस गुड्स होते हैं जिनसे जो हमारे कंज्यूमर्स उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, ऐसे गुड्स की जानकारी अच्छे से देनी चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है जब हमारे कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाए, उनको कोई भी हानि हो जाए, उसके बदले में रेमेडीज अवेलेबल जिन पर वो केस कर सकते हैं। अभी आ गए आपके प्यारे से हॉट्स 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 टिंग टिंग हॉट्स हॉट्स हॉट्स। चलिए हॉट्स देखते हैं, मतलब सॉरी देखते नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है इसमें, चलिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा डायरेक्ट सा ही क्वेश्चन है। हम थर्ड अच्छा लग रहा है, थर्ड देखते हैं। मिस्टर माथुर सेंट अ जैकेट टू अ लॉन्ड्री शॉप, जो जनवरी 2018 में, ओके। द जैकेट वॉज परचेज एट अ प्राइस ऑफ 4,500 की लिया था। ही हैड प्रीवियसली सेंड द जैकेट फॉर ड्राई क्लीन विच शाइन ड्राई क्लीनर एंड द जैकेट वॉज क्लीन वेल, पहले भेजी थी उन्होंने अच्छे क्लीन करी थी। However, noticed that his jacket had white discoloration mark when he collected the jacket this time. On informing the dry cleaner, Mr. Mathur received a letter confirming that this coloration appeared after the jacket was dry cleaned, contacted the dry cleaner multiple times and requested compensation for discolored jacket but to no use. अब उनकी जैकेट पर एक रंग लग गया है, उसके बारे में उन्होंने जो ड्राई क्लीनर उसको निरा इन्फॉर्म किया। देन उनके बाद सुनवाई हुई, कंज्यूमर कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और शाइन ड्राई क्लीनर्स एग्री हो गए थे कि 2,500 का कंपनसेशन देने के लिए किसको, माथुर जी को, क्योंकि उनकी जैकेट उन्होंने खराब कर दी थी। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है विच राइट वाज एक्सरसाइज्ड बाय मिस्टर माथुर जी ने किस अधिकार का इस्तेमाल किया है। अब वो किया है आपका टू बी राइट टू बी हियर्ड, ए वाले में। फिर आपसे बी में पूछा है नेम एंड एक्सप्लेन द राइट विच हेल्प्ड मिस्टर माथुर टू अवेल द कंपनसेशन। भाई कौन सा राइट है जिससे हम कंपनसेशन ले सकते हैं, वो हमारा सीक्रेट रेसल है। फिर आपसे पूछा है स्टेट विच कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फुलफिल्ड बाय मिस्टर माथुर, फेयर डील। फिर आपको दो रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, तो कोई सी भी दो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कंज्यूमर्स की जो है उसको क्लियर अच्छे से लिख सकते हैं। Anu purchased a game from a toy shop and took the cash memo of rupees 350 which she paid for the game. Later on she found, जो देखा कि जो MRP है उस पर तो 300 रुपये पड़े हुए हैं और उन्होंने 350 रुपये दिए, and the shopkeeper had put a 350 tag on the original MRP. जो MRP थी वो 300 थी, उसके ऊपर 350 का टैग लाइन लगा दिया। अब आपसे पूछा गया है which of the right of Anu is violated in the above case। तो ये जो राइट है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म। कैन अनु रिकवर द एक्स्ट्रा मनी डेट शी पेड, जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो कवर कर सकती है, यस कवर कर सकती है। स्टेट विच कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी अनु फुलफिल्ड, कैश मेमो लिया भाई। और व्हाट आर द टू अदर ऑप्शन अवेलेबल टू हर अगेन शॉपकीपर, तो रेमेडीज अवेलेबल है, रेमेडीज उसके पास सारी है, ठीक है। तो ये है आपका जो कंज्यूमर वाला चैप्टर है वो। अब इसमें आपको ये चीज और करनी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कितने तक का केस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, कितने तक का केस स्टेट में जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, इनमें से कौन सी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी है। देखिए 5 तरह की होती है, एक हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, एक प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, सेलिंग कंसेप्ट होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, सोसाइटल कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर एक ही दे रखा है यानी इसका आंसर होगा ए। फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केटिंग मिक्स। P4 4 तरीके के होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। यहाँ पर कौन सा नहीं है, यहाँ पर ये हुआ इसका आंसर डी। थर्ड है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिलीवेंट टू प्राइस फिक्सेशन। जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो इनमें से कौन सा है जिसको हम ध्यान में नहीं रखते। ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप ध्यान में रखते हैं भाई, मार्केट में लीडरशिप चाहिए। एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसे ध्यान में नहीं रखते, एज से कोई मतलब नहीं, यानी इसका आंसर होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टूल हैज मास रीच, इसमें से कौन से प्रमोशन टूल की ज्यादा रीच है, वो हमारा एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजर की रीच ज्यादा होती है। रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क गिफ्ट टू यूजर क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है।
जब भी आप अपने ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो वो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उसको कोई और फिर यूज नहीं कर सकता। Hina is planning to set up a small manufacturing unit for manufacturing eco-friendly packaging materials. She has decided to market her product through the conventional channel of distribution, which involve उसमें wholesaler है और retailer है। अब यहाँ पर दो लोग आपको दिख रहे हैं, wholesaler और retailer, यानी कि ये कितनी लेवल हो गई, 2 लेवल, यानी जितने लोग बीच में आते जाएंगे उतने ही लेवल यहाँ पे होता जाता है। फिर है द कंसेप्ट विच फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, कम से कम कीमत पे करना, उसको हम कहते हैं हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, किस चीज पे सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा होता है लेबलिंग। तो ये तो छोटे छोटे हैं, थोड़े और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन टाइप दे रखे हैं आपको अच्छे अच्छे केस स्टडी टाइप, देखिए यहाँ देखते हैं। ये आपसे कह रहा है मानसी टुक हर नाइसी रिद्धिमा शॉपिंग टू मेगा स्टोर। जो मानसी है वो रिद्धिमा को शॉपिंग स्टोर पर ले गई है नया बैग खरीदने के लिए उनके बर्थडे के लिए। शी वॉज डिलाइटेड व्हेन ऑन पेमेंट ऑफ द बैग शी गॉट अ पेंसिल बॉक्स अलोंग विद द बैग फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर जब उन्होंने बैग खरीदा तो उसको पेंसिल बॉक्स भी उसके साथ फ्री मिला। आइडेंटिफाई द टेक्निक, अब किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, अब यहाँ पे सेल्स प्रमोशन का प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन को किया गया है, ये होता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड देखिए सुनीता टुक हर नाइसी ऐश्वर्या शॉपिंग के लिए ले गई हैं ड्रेस खरीदने के लिए बर्थडे पर। अब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पेमेंट किया ड्रेस का तो उन्हें डिस्काउंट मिला। अब यहाँ पर डिस्काउंट मिला तो ये हमारा क्या है, यूजेबल बेनिफिट है किसका, सेल्स प्रमोशन का। ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल्स प्रमोशन के जितने भी टाइप्स के आपको दे रखे हैं वो आपको याद होना चाहिए। फिर फोर्थ में पूछ रहा है विच मार्केटिंग कंसेप्ट टेक केयर ऑफ द सोशल इथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये हमारे सोसाइटल कंसेप्ट की बात हो रही है। फिफ्थ है इट इज नेसेसरी दैट गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस राइट क्वांटिटी राइट टाइम। अब नेम द कंसर्न एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो यहाँ पे बात हो रही है प्लेस मिक्स की। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आपको दे रखा है एटीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेंड कर रही है ज्यादा से ज्यादा पैसा ताकि उनको कस्टमर्स मिले, एडवर्टाइजमेंट से, पर्सनल सेलिंग से, सेल्स प्रमोशन टेक्निक से। तो यहाँ पे किस एलिमेंट की बात हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना। तो शॉर्ट है ये, लॉन्ग आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे अरे, इन लोगों की बात हो रही है, चलिए देखते हैं। देखिए गिनिका, तनिष और रोहित तीन फ्रेंड्स हैं कॉलेज में। दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग। वो रेगुलरली आपस में मिलते रहते हैं बिजनेस आइडियाज को लेकर और एक्सचेंज नोट्स ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केटिंग एफर्ट्स, प्रोडक्ट, मतलब सभी तेरी चीजों से वो मिलते रहते हैं। अब गिनिका इन वन ऑफ सच मीटिंग, जो गिनिका है ड्रॉ द अटेंशन ऑफ तनिष रोहित टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। उन्होंने कहा कि देखो कंज्यूमर के साथ ये गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। She said that most of the seller was exploiting the consumer in various ways. जो customers को अलग अलग exploited किया जा रहा है and were not paying attention toward the social, ethical, ecological aspect. तनिष ने कहा that they were under pressure to satisfy the consumer, but stated that consumer would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced. भाई कंज्यूमर जब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा। रोहित ने कहा रोहित स्टेट दैट अ कंपनी कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बिना समझे कि कस्टमर की नीड क्या है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन, कंज्यूमर का सेटिस्फाई हो। अब आपको बताना है कि अलग अलग जो थिंकिंग ये कर रहे हैं मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए, उस फीचर्स के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर फीचर्स की बात हो रही है कि जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो किसके हिसाब से आपको इंपोर्टेंस रखता है, हमारे कंज्यूमर के हिसाब से कैसा इंपोर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 दे रखा है कि आईटीसी स्टार्ट इट बिजनेस एंड जोबैको इंडस्ट्री, लेटर वो होटल इंडस्ट्री में आई, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में आई, स्टेशनरी में आई। आईटी से एश्योर किया कि अगर हम कंज्यूमर कस्टमर्स को क्वालिटी देंगे
एंड केप्ट द कंपनी नेम एज इट्स आइडेंटिटी। वो हेल्प करता है कस्टमर्स को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और क्वालिटी बिल्ड करने में। ये ऑल्सो बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस कस्टमर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको किस एलिमेंट की बात करी जा रही है? यहाँ पे बात करी जा रही है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की, प्रोडक्ट मिक्स की ब्रांडिंग की। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है नेम द अदर एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। और क्या होता है भाई मार्केटिंग मिक्स के अदर एलिमेंट? वो आपको बताने हैं, P4 जो है। अब उनके अलावा आपको कंसेप्ट बताना है विच एश्योर क्वालिटी एंड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वो हमारा BPL में ब्रांडिंग और इसमें आता है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि अशिमा ने एक बोतल परचेज करी टमाटो सॉस की लोकल ग्रोसरी शॉप से, और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है बोतल पर वो क्लियर नहीं है। अब वो जो है उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने केस किया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, और उस केस से उसे रिलीफ मिल गया, पैसा मिल गया। यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट था जो मार्केटर ने नेग्लेक्ट कर दिया? वो था हमारा लेबलिंग। ठीक है ना। फिर आपको फिफ्थ में दे रखा है कि आपको फिलोसफीज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी फिलोसफीज पर काम हो रहा है। अब जैसे सेकंड वाला देखते हैं, अमन माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोवेव बट दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की नीड से उन्हें मतलब नहीं है। उनका जो मेन फोकस है वो है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। उन्होंने ये कभी जानना ही नहीं चाहा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट में जितने फीचर्स ऐड कर सकते हैं उतने करे, और उन्होंने एक स्पेशल टाइप का अलार्म भी लगा दिया अपने प्रोडक्ट में। जो अलार्म है वो 10 वैरायटीज में अवेलेबल है। हाउएवर द कस्टमर से कि जो प्रोडक्ट है ये हमारे ज्यादा यूज का नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी जाती है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो किसको फोकस कर रही है? प्रोडक्ट कंसेप्ट को फोकस कर रही है। नेक्स्ट है रवि कूलर, एक प्रोग्रेसिव कंपनी है। जो ओनर है कंपनी के वो सोचते हैं कि भाई अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस का क्या फायदा। उन्होंने अपने एक रिसेंट मूव में ट्राई किया कि जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिसाइड किया कि हम हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट की। तो उन्होंने 5 टीम हायर की एनवायरमेंटलिस्ट जो हमारे फॉरेन कंट्री से आएंगी। ये टीम हेल्प करेंगी लोकल पीपल की कि जो हमारा पॉल्यूटेड एरिया है उसे साफ करने के लिए। ये जो कॉस्ट लगेगा इस प्रोजेक्ट पे वो कंपनी देगी। यहाँ पर कंपनी किस कंसेप्ट को फॉलो कर रही है? समाज के भले, यानी सोसाइटल कंसेप्ट। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है राजेश मैनेजर है कंपनी में। उनका जो मेन एरिया फोकस है कि जनरेट रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा पैसा है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। ही डिसाइड टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर द कंपनी विच कैन जनरेट रेवेन्यू, जो लंबे समय तक रेवेन्यू जनरेट करे। फॉर दिस ही मीट अ टीम ऑफ RD ऑफिस कंपनी। लॉन्ग मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ सर्वे करेंगे। सर्वे के हिसाब से अ प्रोडक्ट इज मेड टू फुलफिल द नीड ऑफ द कस्टमर। द प्रोडक्ट लेटर प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रेवेन्यू थ्रू रिपीटेड सेल इन द लॉन्ग रन। इसका आप सेल्स भी यानी सेलिंग कंसेप्ट भी कर सकते हो और मार्केटिंग कंसेप्ट भी कर सकते हो, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। ऐसे ही सेम इसको देखोगे, नेगेटिव रेस्पॉन्स के बाद भी कंपनी जो है वो प्रमोशन कर रही है न्यू चिप्स के फ्लेवर का। काफी कॉन्टेस्ट करवाया उसको प्रमोट करने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कस्टमर को पसंद है या नहीं, बस उन्हें बेचने से मतलब है। तो यहाँ पर हमारा जो यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है ना। तो ये आपका दे रखा है मार्केटिंग कंसेप्ट का। अब हम चलते हैं हमारा फाइनेंशियल वाले पे। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, वो हमारा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर आपका इसमें सीवी कर सकते हो बेटा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे हम कैपिटल बाइटिंग डिसीजन कहते हैं। वो डिसीजन जो रिलेट करता है कि आपको कितना डेप्ट लेना है, कितना इक्विटी लेना है, उसको हम कहते हैं हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। वो डिसीजन जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना बांटना है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब आपने देखा कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी हाई है तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप इक्विटी ज्यादा प्रेफर करोगे। वो कंसेप्ट जिसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे की जरूरत हो तो हमारे पास वो पैसा अवेलेबल हो, वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। कितना अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? हमारा वर्किंग कैपिटल डिसाइड करता है। तो ये सारे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं। आपका आगे बढ़ने के लिए हम आपका चलते हैं केस स्टडी पे।
ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर दे रखे हैं। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है अमन लिमिटेड एंगेज्ड है बिजनेस में एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट का। पास्ट टाइम में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही रही है, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रही है, इसीलिए वो लेटेस्ट तकनीक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी डिसाइड किया कि अपनी मशीनरी को अपडेट करेंगे। उन्होंने इसके लिए फाइनेंस मैनेजर रमन से पूछा कि हमारा एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फंड कितना है और हमें कितना जरूरत पड़ेगा। दिस विल हेल्प द कंपनी लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। रमन ने कहा कि उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, सेल्स फोरकास्ट किया कि आने वाले 4 साल की हमारी सेल्स कितनी होगी, और रेलिवेंट डाटा कलेक्ट किया कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। ही वांटेड टू बी श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जितना पैसा उनको चाहिए उतना पैसा उनके पास रहे, बाकी जो पैसा है वो बाहर से आ सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा है किस फाइनेंशियल कंसेप्ट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए तीनों ही दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है, वो मशीन में अपडेट करना है, और फाइनेंशियल डिसीजन की बात हो रही है कि हमारे पास पैसा है जो वो कहाँ कहाँ से आएगा। फिर आपकी यहाँ पे आती है केस स्टडी। अब आपसे कह रहा है टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड वो प्रॉफिट हुआ 50 करोड़ का। अंकित जो फाइनेंस मैनेजर है टाटा ने वांट टू डिसाइड हाउ टू अप्रोप्रिएट दिस प्रॉफिट, यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो डिविडेंड डिसीजन की बात हो रही है। तो जब डिविडेंड डिसीजन आप लोगे तो कौन कौन से 6 फैक्टर आपके माइंड में रहेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है कि कैश फ्लो पोजीशन हमारी कैसी है, हमारे पास गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा है, ऐसे आपको 6 बताने हैं। अपैरल्स इन इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ब्रांड है लाइफस्टाइल अपैरल का। कंपनी ने अब प्लान किया है कि अपने प्लान को डाइवर्सिफाई करेंगे, पर्सनल केयर सेगमेंट में अपने लॉन्च करने वाले परफ्यूम्स, हेयर केयर, स्किन केयर वगैरह। मोर ओवर प्लान कर रहे हैं 10 एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट अलग अलग सिटीज में 2 सालों में। आइडेंटिफाई द 2 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल नीड ऑफ द कंपनी। अब बात हो रही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उन्हें कौन कौन से फैक्टर सिलेक्ट करेंगे वो आपको बताना है। व्हाई इज द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कंसीडर टू बी इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस, बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है वो भी आपको बताना है। यहाँ पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई, आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको देखिए ईपीएस तरीके से निकालते हैं। 2 कंडीशन फॉर टेकिंग नेसेसरी एडवांटेज, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को रेज करना है बस। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल की आपको ये फंडा अपनाना है कि आपको हो सकता है ईबीआईटी दिया हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में से आपको इंटरेस्ट माइनस करनी है, वो इंटरेस्ट जो हम डेप पर लगाते हैं, ये आपका ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं आया, ये आपका आया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर जो आपको शेयर्स दे रखे होंगे, शेयर्स जो दे रखे हैं और ये जो अमाउंट आया उसको डिवाइड करके आपका आएगा ईपीएस, जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर्स। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमने देखा हमारा मार्केटिंग सपोर्ट करने का जो अभी तक आप कर रहे हैं। अपने डाउट्स के लिए, क्वेरी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप इस पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो। हम बात कर लेते हैं कि कहां से शुरुआत करनी है, क्या टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहला, जितनी भी प्रोसेस है हमारी फंक्शंस की, किसके, मैनेजमेंट की, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, उस सभी के प्रोसेस आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आने चाहिए। उसके बाद हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके आपको फीचर्स आने चाहिए, और फीचर्स के साथ साथ जो हमारे डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। देन जो हमारा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और प्लस डेफिनेशन के साथ साथ आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी आने चाहिए। उसके बाद आपको एक इमेज दी जाएगी जो कि इमेज रिलेट करेगी सेम डायमेंशन से। डायमेंशंस देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे किस डायमेंशंस की बात हो रही है। बेसिकली सोशल और टेक्निकल के आने के चांसेस ज्यादा है।
फिर आपको आना चाहिए मैनेजमेंट के फीचर्स और मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस। इस पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़े में भी क्वेश्चन आएगा। मैनेजमेंट के फीचर्स और मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस। उसके बाद आपको जो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस। सेबी के बारे में डिटेल, सेबी क्या है, सेबी का ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, सेबी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसमें आपको फिलॉसफीज दे रखी हैं, वो फिलॉसफीज अच्छे से आने चाहिए। P4, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके फैक्टर जो रिलेट करते हैं, BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद जो सोर्सेज है हमारे रिक्रूटमेंट वाले चैप्टर में, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्रिटिकल पॉइंट वाला, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वाला, क्लाइंट कोड नंबर, यूनिट नंबर, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में राइट्स क्या क्या है हमारे पास, और अगर आपको एक केस स्टडी देखने को मिलेगी जहां पे कंज्यूमर ने क्या इग्नोर कर दिया जिसकी वजह से उसको दिक्कत होगी, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने पैसे का केस कहां पर वो कर सकता है। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उसके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स आपको अच्छे से आना चाहिए, लीडरशिप की कौन कौन सी स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री लेन। इंसेंटिव के बारे में आना चाहिए आपको, फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से हैं, इस पर आपको केस स्टडी देखने को मिलेगा। डिसीजन है आपके फाइनेंशियल वाले चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, इन तीनों डिसीजन के बारे में आपको आना चाहिए, और उनके जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आएगा ही आएगा आपका। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आपको 14 प्रिंसिपल्स वहां दे रखे हैं और बाकी के दे रखे हैं, हेनरी फ्योल और टेलर जी के सारे प्रिंसिपल्स आपको डीपली अच्छे से आने चाहिए। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट की जो लेवल्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, ये आपको आने चाहिए। तो अभी आपको इतना करना है अच्छे से, और गारंटी अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो मोर देन 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बाकी मैं धीरे धीरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी चीजें लाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इस पर फोकस करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।